मैंने गिने नहीं, और जिन्होंने गिने उन्होंने सही गिने नहीं। पहला शिकार हमेशा मजबूरी में किया जाता है, जान की मजबूरी, ईमान की मजबूरी, वफादारी की मजबूरी या फर्ज की मजबूरी। दूसरा और तीसरा सिर्फ वार को पक्का करने के लिए किया जाता है। इसके आगे की गिनती चंद दिन तक अच्छी लगती है, मगर फिर बेमायनी सी बन जाती है। गाजी हर जंग से वापस आना चाहता भी है और नहीं भी। वो नहीं जानता कौन सा सांस उसका आखिरी सांस होगा, मगर ये जरूर जानता है कि उसके आखिरी सांस से चंद लम्हे पहले किसी और के सांस वो जरूर बंद कर चुका होगा। सारियाज के गाजी कब रहें कब नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। पता नहीं आंखें खुल रही हैं कि बंद हो रही हैं, मगर एक कान में अगर सीटी बज रही है तो दूसरे में आवाज जरूर आ रही है। कोई चीख चीख कर मुझे बोल रहा है, यार तू जिंदा है, जिंदा है यार, तू जिंदा है। जिंदा नहीं हूं मैं तो इसको सुन कैसे रहा हूं, लेकिन ये है किधर? मुझे तो सिर्फ धुंध नजर आ रही है और हेलीकॉप्टर के तेज तेज घूमते हुए पर। ये किधर से आवाजें आ रही हैं? यार आवाज ये जानी पहचानी है। कोशिश करता हूं उठने की। ये तो अब्दुल्ला की आवाज है। यार तू जिंदा है, जिंदा है यार, तू जिंदा है? हाँ भाई हाँ, जिंदा हूं मैं। तू किधर है अब्दुल्ला? तू मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? भाई तेरे साथ लेटा हूं, लेकिन तेरे से गर्दन मुड़ेगी नहीं, क्योंकि गोली छू के गुजरी है वहां से। यार शुक्र है, मैंने तो समझा हम शहीद हो गए हैं और तू मुझे कहीं जन्नत में आवाजें मार रहा है। नहीं यार, हम बच गए हैं। लगता है कोई गुनाह काम आ गया है। वी आर बीइंग इवैक्यूएटेड। चॉपर में हैं हम। मैंने आंखें खोली तो अपने आप को सकरदू के सीएमएच के अंदर पाया। सामने देखा तो मेरे दोस्त, मेरे से सीनियर और मेरे जीओसी सामने खड़े हुए थे और मुझे पूछ रहे थे कि यार तू फिर बच गया। मेरी किस्मत में मुझे लगता है ऐसे ही सवालात थे। सामने खड़े अफसर मुझे कहते हैं कि यार तेरा ऑफिशियली नंबर 4744 हो गया है। 4744 कंफर्म्ड किल्स। बस कर दे अब, और कितने बंदे मारने हैं तूने? दिल में मैंने बोला, सर जी ये तो वो हैं जो आपको पता हैं, जो नहीं पता उनको ऐड करेंगे तो फिर नंबर अजीब सा हो जाएगा। मैं ये सोचने लग गया कि मुझे अब्दुल्ला ख्वाब के अंदर क्यों आया है, तो अब मुझे समझ आई। दैट वॉज माई फर्स्ट ऑपरेशन। 1992 1992 सारागढ़ी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोहाट। शायद ये मेरी पहली किल थी, इसलिए मुझे याद आ रही थी। गुलबदीन मंसूर, अ वॉरलॉर्ड, अ माफिया, अ किलर, अ थग, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, असैसिनेशन, रेप, हर तरह के मुजरमाना फेल के अंदर ये इंसान शामिल था। हम कोई पुलिस नहीं है, ना लोकल इंतज़ामिया है। 7-8 महीने से इसकी कंप्लेंट्स आ रही थी, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते थे। लेकिन ये अपने कॉन्फिडेंस में और अपने कद में बढ़ता ही जा रहा था। हॉस्टेज सिचुएशन थी। तकरीबन 70 से ज़्यादा पुलिस वाले और 20 से ज़्यादा ट्राइबल एल्डर्स को इसने अपनी जगह पर बुलाकर बिठा लिया था। हर 3 घंटे के बाद एक बंदा मारता था और उसकी बॉडी बाहर फेंक देता था। डिमांड्स भी कुछ अजीब सी थी कि यहाँ से सारी चौकियाँ हटा दी जाएं और इसकी जो प्राइवेट मलेशिया है वो इधर का सारा कंट्रोल करेगी। हमारा मसला नहीं था, फिर भी ठीक है भाई कर ले, लोकल इंतज़ामिया को मना ले और जो तेरे दिल में आए कर ले। हमारा कोई लेना देना नहीं था इन चीज़ों से, मगर लोकल इंतज़ामिया को जब मुश्किल आती है तो फिर वो हमारे अफसरों को कॉल करके बुलाते हैं और फिर अफसर ऑर्डर देते हैं कि जाओ उधर जाके कुछ करो। अब्दुल्ला मुझसे 1 साल सीनियर था, जिदार आदमी था।
मेरा तो अभी खाता भी खुला नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ फोम वाले बंदे और गत्तों और दीवारों के अंदर गोलियां मारी हुई थी। एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट मेरा ये पहला मिशन था। अब्दुल्ला मुझे कहता है कि आज मौका मिलेगा, ये बड़ा ढीठ आदमी है, मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये बाज नहीं आएगा। दुआ कर हमारे जाने से पहले पहले सारे बंदे फड़का ना चुका हो। बच्चे अगर तू बच गया तो तुझे तेरी पहली किल आज ही मिलेगी। मैंने कहा भाई तू दुआ दे रहा है कि बद्दुआ? आगे से हंस कर कहता है कि यार हमारे काम में दुआ और बद्दुआ दोनों पैरेलल चलती हैं, किसी वक्त कोई भी काम आ जाती है। चल आजा चलें। हाँ नारायण, सांस ले ले, इधर आ, कुर्सी पे बैठ, घबरा मत। नारायण शायद कुर्सी के ऊपर बैठ जाता, लेकिन उसके गोडे के अंदर, नी के अंदर गोली मारी थी, उससे हिला नहीं जा रहा था। मैंने उसको हाथ डाल के शोल्डर से उठाया और कुर्सी के ऊपर किसी न किसी तरीके से बिठाया। नारायण को सिर्फ गोडे पे गोली नहीं लगी थी, नारायण का एक कान भी उड़ा हुआ था और उसका मुंह खून में लथपथ था, आंखें सूजी हुई थी, नाक फटा हुआ था। नारायण यकीनन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था क्योंकि ब्लीडिंग बहुत तेज हो गई थी। अगर ज़मीन की तरफ आप देखते हैं तो ज़मीन पे दो काले उल्टे पड़े हुए थे और उनके साथ एक और इंडियन जिसकी आंख के अंदर गोली लगी हुई थी, मुर्दार हालत में पड़ा हुआ था। ये क्या हो गया भाई? ये कौन सी दुनिया है? ये काले और इंडियन गाजी के हत्थे कहाँ से चढ़े? युगांडा का नाम सुना है? किसी ज़माने में वहाँ गैंडे होते थे, लेकिन इस वजह से उसका नाम युगांडा नहीं पड़ा। They had black and white rhinoceros population, but this is not the reason why Uganda got its name. ये पहली बार नहीं था कि मैं युगांडा कंपाला आया हूँ। पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ मौजूद है और इंडिया की एम्बेसी भी वहाँ मौजूद है, लेकिन इस बार मुझे बॉर्डर सिटी किसोड़ो जाना था। कॉन्गो के जंगलों के साथ जो बॉर्डर है, वहाँ रॉक के ऑपरेटिव आए हुए थे। नारायण सेंट्रल अफ्रीका का इंचार्ज था और वहाँ से जो डायमंड ट्रेड ये करते हैं, ये वहाँ किसी मीटिंग के लिए आया हुआ था। ना 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 ना, गलत समझे आप। डायमंड की स्मगलिंग करने के ऊपर मैं नारायण को क्यों मारूंगा? रोजगार का जरिया है, जो उसका दिल आता है करे। ये वजह कुछ और थी, और वजह युगांडा और कॉन्गो के अंदर की नहीं थी, वजह थी मिस्र की, कायरो की। 1 महीना पहले हमारे एक अंडर कवर अफसर को एक्सीडेंट के अंदर शहीद कर दिया गया और उसके पीछे नारायण का हाथ था। एक्सीडेंट तो बाद में किया गया, लेकिन उसको शहीद पहले किया गया। मेरा काम था नारायण को ट्रैक डाउन करना, जिसके अंदर मुझे तकरीबन 20 से 25 दिन लगे, और फाइनली कॉन्गो के बॉर्डर के ऊपर नारायण की मौजूदगी का मुझे पता चला। नारायण के साथ उसके युगांडा के बॉडीगार्ड्स मौजूद होते थे और वो तकरीबन 6 लोग थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनको इस जगह के ऊपर आके दबोचा जाएगा। ऐसे मिशंस के अंदर आपके साथ बंदे नहीं होते, यू आर अ सिंगल यूनिट। अकेले ही मुझे ये काम करना था। खैर, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उधर नारायण जिस घर में मौजूद था वहाँ अप्रोच किया। किस हालत में मैंने उसको पाया ये छोड़ें आप। 2 उसके बॉडीगार्ड ज़मीन पे गिरे हुए थे और एक उसके साथ जो उसका जूनियर एजेंट था वो भी मुर्दार पड़ा हुआ था, और नारायण गोलियां खा के अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। यहाँ से मैं वापस कंपाला नहीं जा सकता था क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंटेल स्प्रेड आउट हो चुकी थी। यहाँ से मुझे एंटर होना था कॉन्गो के खूनख्वार जंगलों में, जिनका मैं आपको नाम लूँ तो वो आप नाम ही नहीं ले सकते। लेकिन एक सेकंड रुकिएगा, नारायण मुझे लगता है होश में आ गया है और कुछ बोलना चाह रहा है। ये बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ज़रा नारायण से सुन लें कि ये आखिरी ख्वाहिश क्या करना चाहता है। अगर इसने कहीं इधर मैकडॉनल्ड KFC मांग लिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसके लिए लाना। रुकिए ज़रा, मैं इससे ज़रा सुन लूँ। नारायण मुझे अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ के अंदर बोलता है कि तू कौन है? तूने मुझे क्यों मारा है? मासूम सवाल। हाय मेरा बच्चा,
यकीन जानिए कि अगर मैं उर्दू के अंदर इससे ना बोलता तो मरने से पहले शायद नारायण को कभी भी ये पता ना चल सकता कि उसको मारने की वजह क्या है, क्यों पाकिस्तानियों ने युगांडा के अंदर आके उसको जहन्नुम वासिल किया है। लगता है अभी तक आप भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैंने जो गेटअप क्रिएट किया हुआ था उसके अंदर प्रॉपर ब्रेड्स भी लगाए हुए थे सर के ऊपर। रंग मेरा काला, ब्रेड्स मेरे, दांत मेरे नकली, आईब्रोज मोटी मोटी। अफ्रीका वाले तो यकीनन मुझे अपना कोई पॉप सिंगर या रॉक स्टार या रैपर ही समझेंगे, लेकिन अगर मुझे आप में से कोई बंदा देख ले उस गेटअप के अंदर तो यकीनन आप हाथ ऊपर उठा के अपनी जेब की तरफ इशारा करेंगे कि भाई मारना ना, पर्स इधर है, मोबाइल इधर है। आप यकीनन मुझे कोई मगिंग करने वाला खतरनाक काला समझेंगे। मैं हकीकत में इतना तो क्या बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हूँ। नारायण एंड कंपनी को तो बेचारों को टाइम ही नहीं मिला। मैक्सिमम आप कह लें कि 15 से 18 सेकंड के अंदर उनकी ये हालत हो गई। जब आप इस तरह के ऑपरेशन के अंदर जाते हैं तो जैसे आप पबजी खेलते हैं वैसे दुनिया नहीं चलती मेरे प्यारे भाई, कि आप निशाने ले लेके पत्थरों के पीछे से छुप छुप के गोलियां मारें। आपने वेपन चलानी होती है, वो जहां मर्जी लगे लेकिन बंदे को लगनी चाहिए। अगर उसको टांग के ऊपर लगी, हाथ के ऊपर लगी, गर्दन के ऊपर लगी, कान के ऊपर लगी, आंख के ऊपर लगी, दिल के ऊपर लगी, लगनी चाहिए। हर जगह से खून उसी तेजी से निकलता है। और अगर इतनी लगी 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 करने के बावजूद उनको नहीं लगी तो समझें आपको लग गई और उनकी जगह ज़मीन के ऊपर आप पड़े होंगे। नारायण की आंखों के अंदर सवाल थे, मेरे पास उसके सारे जवाबात थे, लेकिन मैंने सोचा कि नारायण ये जान के क्या करेगा कि नारायण को उसके बेशुमार गुनाहों में से किस गुनाह की सज़ा मिली है। और वैसे भी मरने के बाद जब मौत के फरिश्ते इसको घसीट के जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे तो तब वो शायद इसको बता देंगे कि भाई ये काम तूने किए थे ज़िंदगी के अंदर, मुझे क्या पड़ी है फरिश्तों के काम के अंदर दखल अंदाजी करने की। मैंने अपनी वेपन उठाई और नारायण के सर के अंदर ठक करके ठोक दी। नारायण मुतमईन कुर्सी समेत पीछे जाके गिरा और मुझे लगता है कि नारायण के आखिरी सांस डर और खौफ के अंदर नहीं गुजरे होंगे। नारायण यकीनन ये सोच रहा होगा कि इसने जब मुझे बताना नहीं था तो इसने मेरे से पूछा क्यों। तो मैं आपकी वसातत से नारायण को ये बता देता हूँ कि भाई मैं तो तेरी दिलजोई कर रहा था, तेरा वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था, पसीने छूट रहे थे, खून निकला हुआ था, जिस्म ठंडा हो रहा था तेरा, लेकिन वक्त पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा डर के मारे खौफ के मारे तू आंखें बंद करे और दिल तेरा धक 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 कर रहा हो, खून और तेजी से निकलना शुरू हो, तो क्यों ना तुझे मुतमईन करता हूँ। साफ जाहिर है जब मैंने तुझे ये सवाल पूछा तो तूने जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, तुझे ये तो पता नहीं होगा कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो मैंने इसलिए ये किया। नारायण, इसमें तेरी ही भलाई थी जो मैंने की। सोचने और समझने में फ़र्क है। अब ज़मीन के ऊपर 3 के बजाय 4 लाशें पड़ी थी और मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने मुझे बोला कि तू कब निकल रहा है वहाँ से और काम हो गया है। मैंने कहा सर काम हो गया है। उन्होंने कहा कोई कोलैटरल डैमेज, कोई इंजरीज? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कितने लोग थे? मैंने कहा सर एक ये नारायण था और एक उसका जूनियर ऑफिसर था और 2 और लोग थे। उन्होंने मुझे कहा 2 और लोग कौन थे? मैंने कहा सर मैंने उनको देखा नहीं, आप कहते हैं तो मैं चेक करता हूँ। वो समझ गए। उन्होंने कहा लोकल तो नहीं थे? मैंने कहा यार होंगे, मुझे नहीं पता, सारे अफ्रीकी एक ही तरह के काले हैं, कोई पता नहीं किधर का था, हैं काले। उन्होंने कहा तू निकल वहाँ से, जल्दी जल्दी निकल। मैंने उनको बोला कि ठीक है सर, मैं अभी के अभी निकल रहा हूँ। और फ़ोन बंद कर कर फ्रिज में से मैंने देखा कुछ खाने पीने की कोई चीज़ है, पानी निकाला, आराम से ग्लास पकड़ा, मुहज़्ज़ब लोगों की तरह बोतल को मुंह नहीं लगाया, ग्लास में पानी डाला, आराम से टीवी उनका ऑन किया और सोफे के ऊपर बैठ के टीवी देखना शुरू हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई हॉलीवुड की मूवी देखना शुरू हो गया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त। मुझे यहाँ कौन से बिजनेस क्लास के अंदर कंपाला से बैठ के
पाकिस्तान आना था। मुझे जाना था कॉन्गो के अंदर जंगलों में। सर दराज खोलने के ऊपर मुझे वहाँ तकरीबन 30 से 35 हज़ार डॉलर मिले। नारायण साहब मेरे लिए छोड़ के गए थे। कॉन्गो की करेंसी भी मिली, कीनिया की भी मिली और युगांडा की भी मिली। मैंने कॉन्गो और युगांडा की करेंसी अपने पास रख ली और उसके बाद वहाँ से उन्हीं का एक बैग उठाया लटकाने वाला, उसके अंदर पानी के रिजर्व्स रखे, थोड़ी चीज़ें रखी, चॉकलेट्स पड़ी थी फ्रिज के अंदर वो रखी और फिर मैं आराम से वहाँ से बाहर निकला। अपनी तरफ से मैंने पूरी तैयारी की और वहाँ मोटरसाइकिल वाले के साथ बैठ के लेक एल्बर्ट के पास उतर गया। वहाँ लोकल फिशरमैन थे, उनके पास गया, उनसे बातचीत की, उनको बोला कि मुझे बॉर्डर क्रॉस करवाना है। वो लोग इन चीज़ों के लिए तैयार होते हैं। जेब में आपके पैसे हों, किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको मसला नहीं है। नारायण भाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे छोड़ के गए थे, उससे बातचीत की, उसको पैसे दिए बंदे को और उसने मुझे बोला कि 2 घंटे के बाद वो हमें बॉर्डर क्रॉस करवा देगा, लेकिन कॉन्गो की दूसरी साइड के ऊपर वेंजोरी फॉरेस्ट वाली साइड के ऊपर मुझे छोड़ देगा। एंड देन आई एम ऑन माई ओन। मुझे उस काले को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो जब से फ़ौज के अंदर आया था आई वॉज ऑन माई ओन। लेकिन मुझे पता नहीं था कि 2 युगांडन्स को मारने की वजह से बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट हो चुका था। चलें खैर है, ये एक लंबी जर्नी है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि उन जंगलों में मेरे साथ क्या हुआ और किस तरीके से मैं उन जंगलों के अंदर सरवाइव किया। लेकिन आप उधर देखें अपनी राइट साइड के ऊपर आपको अब्दुल्ला नज़र आएगा। अब्दुल्ला मुझे बुला रहा है क्योंकि अब हमारे निकलने का टाइम आ रहा है। ऑपरेशन के लिए हमें जाना है। खबर आ पहुंची है कि तकरीबन 9 बंदे गुलबदीन फड़का चुका है और हमारा बेसब्री से लोकल इंतज़ामिया इंतज़ार कर रही है। तो मैं ज़रा पहले अब्दुल्ला की बात सुनाऊं, फिर वापस आपको युगांडा लेके आऊँगा। अब्दुल्ला मुझे हमेशा कहता था कि मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं अब्दुल्ला है, अब्द, अल्लाह का बंदा, अब्द अल्लाह। तो मैं कोशिश करता था उसको अब्दुल्ला ही बोलूं। ज़्यादातर मैं उसको कहता था कि अल्लाह के बंदे क्या चाहता है। तो आप ये ना समझे कि मैं उसको इन अ फ्रेज़ ये अल्लाह का बंदा कहता था, उसका नाम ही अब्दुल्ला था। खैर इस वक्त ये अल्लाह का बंदा ये चाह रहा था कि मैं जल्दी जल्दी गाड़ी के अंदर उसके साथ बैठूं और हम वहाँ जाए वकू के ऊपर पहुँचें, जहाँ गुलबदीन मंसूर जो है अब 200 बंदों को हॉस्टेज बना चुका था और तकरीबन 9 लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, मार के बाहर फेंक चुका था। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने अब्दुल्ला से पूछा कि अब्दुल्ला ये अंदर कितने बंदे हैं यार? तो उसने मुझे बोला यार तकरीबन 90 से 95 लोग अंदर मौजूद हैं। तो मैंने उसको बोला यार इसने 200 लोगों को अपने से डबल लोगों को हॉस्टेज बना लिया। तो उसने मुझे कहा कि यार तू इस चीज़ को छोड़, हमारी इंतज़ामिया उस तरीके से प्रोएक्टिव नहीं है। बाय द टाइम दे रिएक्ट इतनी देर तक बहुत देर हो चुकी होती है। इधर आ मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। अब ये बंदे असल हैं, ये फोम के बंदे नहीं हैं, लकड़ी के बंदे नहीं हैं, दीवार नहीं है। तू अभी सोच ही रहा होगा कि तू गोली चलाए या ना चलाए, वो चला चुके होंगे। इसलिए यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। मैं आगे जाऊंगा, तू मुझे लेफ्ट साइड से कवर देगा, लेकिन जहां तुझे लगे कि तुझे ऑप्टिक्स आए हैं, ट्रिगर दबा देना है। चैम्बर मार के रख सारी चीज़ें, बस उंगली को उसके ऊपर रख। जहां तुझे ऑप्टिक्स नज़र आए तूने ट्रिगर दबा देना है। हाँ भाई ज़रा ये ध्यान करी कि मैं आगे खड़ा ना हूँ, मेरे से साइड से दबाएं। चल अब जल्दी आ। अब्दुल्ला मुझे जो है छोटे भाइयों की तरह सारी चीज़ें समझाता था, मेरे से सीनियर था, लेकिन इतनी भी कोई बात नहीं थी। ठीक है भाई, मान जाते हैं कि हमने अभी तक कोई बंदा फड़काया नहीं हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था, हरगिज़ नहीं था कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। ऑप्टिक्स नज़र आने के ऊपर तो शायद मैं गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन जब वो ख्वारिज मेरे हत्थे चढ़ेगा तो तब ज़रूर उसके ऊपर पॉइंट ब्लैंक से गोली ज़रूर चलाऊंगा। तकरीबन 20 से 25 सेकंड के बाद सारे इलाके के अंदर गोलियों की आवाज़ गूंजना शुरू हो गई और हमने उन टेररिस्ट के ऊपर हमला कर दिया। अब्दुल्ला सबसे आगे लीड करता चला गया और पहले हाथ ही, जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, इसने 12 से 13 बंदे अपनी असॉल्ट राइफल से उड़ा दिए।
मैं जब उधर साइड से गली के अंदर से अप्रोच किया तो मुझे पीछे से एक बंदे ने डैगर मारने की कोशिश की, जिसकी गर्दन मैंने पीछे हाथ करके पकड़ ली। जब मैंने गर्दन उसकी दबाई तो उसके दोनों हाथ हवा में ऐसे उठ गए जैसे सरेंडर करने वाले होते हैं। मेरे एक हाथ में मेरी पिस्टल थी और मैंने जब नीचे देखा तो मुझे उसके पैर नजर आए। पैर बिल्कुल सीधे थे, यानी पुट्ठे नहीं थे, उल्टे नहीं थे, बंदा ही था, कोई चुड़ैल नहीं थी, कोई जिन नहीं था। सीधी पहली गोली मैंने उसके पैर के अंदर मारी। जब उसको गोली लगी तो वो चीखने लगा और उसका मुंह जब मेरे शोल्डर से आगे आया तो मैंने वो हाथ ऊपर कर कर अपने कान से दूर रखकर ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी उसकी आंख के अंदर लगी और जैसे ही मैंने अपना दूसरा हाथ जो उसकी गर्दन के ऊपर था उसको रिलीज किया तो वो पीछे जाके गिर गया। मैं वापस उसकी तरफ मुड़ा और मेरी पिस्टल उसकी तरफ पॉइंटेड थी और मैंने अपने दिमाग में सोचा, बस इतना ही, हो गई पहली किल, इतनी सी बात थी। मैं शायद ये अपनी खुशी वहां खड़े होके और मनाता, लेकिन एकदम से एक गोली आके मेरे हेलमेट पे लगी और मेरे हेलमेट की बेल्ट खुल के मेरा हेलमेट उड़ के पीछे जाके गिरा। गोली हेलमेट पे लगी थी यानी सर पे, लेकिन मैं अपने सीने पे दोनों हाथ लगा के देख रहा था कि यार मैं बच गया हूँ। इतने में मुझे अब्दुल्ला की आवाज आई कि ऊपर आ, और मैं जल्दी से वो जो गली के अंदर सीढ़ियां थी वो चढ़ के ऊपर जाने लग पड़ा। अभी 3-4 सीढ़ियां रहती थी कि आगे से एक टेररिस्ट भागता हुआ, जिसकी टांग में गोली लगी हुई थी, वो पीछे देखता हुआ भागता हुआ आ रहा था। वो सीधा मेरे अंदर आके लगा और मैंने उसके पेट के अंदर 2 गोलियां मारी और जिसको आप पुट्ठे हाथ की चपेड़ कहते हैं उस तरीके से अपना हाथ उसकी गर्दन के ऊपर मारा और वो सीढ़ियों से ऊपर से नीचे मुंह के बल जाके सहन में जाके गिरा और उसके बाद वो हिला नहीं। मैंने आगे देखा तो अब्दुल्ला बंदे पे बंदा नीचे लटाई जा रहा था। मुझे भी जोश चढ़ा। मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर देखा तो चंद टेररिस्ट जो थे दीवार के पीछे से फायर कर रहे थे। मैंने उनको अप्रोच किया और बिल्कुल उनके साथ दीवार के कोने के ऊपर पहुंच के हाथ साइड पर करके उसकी टांग के अंदर गोली मारी। रिफ्लेक्स एक्शन में भाई का मुंह आगे हुआ और उसके कान के अंदर एक गोली मैं रसीद कर चुका था। ये हो गई तीसरी किल। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। चौथी, पांचवी, छठी अगर मैं आपको बताऊंगा तो सेंसर हो जाएगी, इसलिए मैं उनको स्किप करता हूं। मैं आता हूं 7वीं किल। 7वीं किल वॉज द बिगेस्ट किल ऑफ द ऑपरेशन, गुलबदीन मंसूर। आई मस्ट एडमिट दे डिड पुट अप अ फाइट। मज़ा तब भी आता है जब दुश्मन भी आगे फाइट पुट अप करे, अनलाइक द इंडियंस जो एक गोली चलती है और भाग जाते हैं। खैर, काफ़ी ज़्यादा हमारी उनके साथ लड़ाई होती रही, वो लड़ते रहे, उनके बंदे मरते रहे। एक गोली अब्दुल्ला को साइड में से पसलियों से गुजरती हुई चली गई, बट अब्दुल्ला केप्ट ऑन फाइटिंग। अब्दुल्ला उनके बंदे मारता रहा, उसकी ब्लीडिंग होती रही, हम लोग भी अटैक करते रहे। एंड में हमने गुलबदीन मंसूर को, जो कि एक कमरे में छुपा हुआ था, दरवाज़ा तोड़ के वहाँ से बाहर निकाला और जब बाहर आके हमने बॉडी काउंट किया तो तकरीबन 105 टेररिस्ट वहाँ मुर्दार पड़े थे। हमने सारों की बॉडीज़ को अरेंज किया और कोलैटरल डैमेज के अंदर आप कहें कि 10 हमारे सिविलियंस जो थे वो क्रॉस फायर के अंदर या दुश्मनों की गोलियों के अंदर शहीद हो चुके थे। मैंने अब्दुल्ला से पूछा कि इसका क्या करना है गुलबदीन का। अब्दुल्ला ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ था तो अब्दुल्ला ने मुझे अपनी पिस्टल उठाई और इशारा किया। उसके बाद जो हुआ उसको मिलिट्री लैंग्वेज के अंदर पॉइंट ब्लैंक हेडशॉट कहते हैं। मैंने जब अपनी गर्दन के ऊपर हाथ लगाया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी गर्दन से बहुत ब्लीडिंग हो रही है। मैंने अब्दुल्ला की तरफ देखा और उसको बोला, अब्दुल्ला ये देख, क्या है यार, मेरी हेलमेट पे गोली लगी थी, ये क्या है, ये ज़ख्म किस चीज़ का है? तो अब्दुल्ला ने मुझे बोला, इट्स अ बुलेट वूंड। बस मुझे यही याद है। और उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर के अंदर इवैक्यूएट हो रहा था जब मेरी आंख खुली और अब्दुल्ला मुझे ये कह रहा था कि यार तू जिंदा है, तू जिंदा है यार। इसके बाद हम CMH के अंदर मिले। अब्दुल्ला को जो गोली उसकी साइड से पसलियों को चीरती हुई गुजरी थी, उस गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा जो था उसको डैमेज कर दिया था और अब्दुल्ला वॉज अनेबल टू मूव। काफ़ी देर अब्दुल्ला का ट्रीटमेंट चलता रहा, डॉक्टर कोशिश करते रहे। 2-3 महीने अब्दुल्ला के ऊपर 4-5 ऑपरेशंस किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द ब्रेव हार्ट कुड नॉट रिकवर। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि अब्दुल्ला बड़ा जिदार आदमी है।
उसके चेहरे के ऊपर एक सेकंड के लिए भी परेशानी नहीं मैंने देखी। वो मुझे जब मिला मुझे कहता है 7 तेरे मैंने खुद से देखे हैं, हालांकि अब्दुल्ला के 57 हमने खुद देखे थे। कैप्टन अब्दुल्ला फ्रॉम 2nd कमांडो, अ वेरी ब्रेव ऑफिसर, अ वेरी ब्रेव सन ऑफ द सॉइल, वॉज मेडिकली बोर्ड आउट। लेकिन हमने कभी उसके चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं देखी। वो मुझे कहता था कि यार तू है ना, मेरे हिस्से की किल्स तू पूरी करेगा। सच्ची बात तो ये है कि अगर उस दिन अब्दुल्ला हमारे ज़ख्मी जवानों को वापस उठाने के लिए अंदर ना आता तो फिर शायद उसको ये गोली ना लगती। लेकिन नसीब की बात है और किस्मत की बात है, ही एक्सेप्टेड इट। 1-1.5 महीने के बाद हमारा पूरे का पूरा यूनिट यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के लिए मोगादिशो जाने के लिए सेलेक्ट हुआ। ये 1992 के एंड की बात है और मुझे पैगाम मिला कि अब्दुल्ला मुझसे मिलना चाहता है और मैं उसको मिलने के लिए उसके घर गया। कप्तान साहब वॉज हाई इन स्पिरिट, उसी तरीके से मुझे मिला तो और अपनी चेयर पे बैठे बैठे उसने जब मेरे से पंजा मिलाया तो मुझे यकीन हो गया कि अब्दुल्ला की जान अभी उसी तरीके से बाकी है। वो मुझे कहता है कि जवान मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि ये ले मेरी पर्सनल पिस्टल, ये आज मैं तुझे देता हूँ। और पहले तो मैं तुझे मजाक में ये बात बोलता था, लेकिन आज तुझे मैंने बुलाया है सीरियस बात के लिए कि मेरा जो किल नंबर है वो तेरे पास है, तेरे साथ है। ऑलवेज मेक मी प्राउड माई बॉय। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तेरे जज्बात में इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन भाई हम पीस कीपिंग के लिए मोगादिशो जा रहे हैं, हम वहाँ कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे। उसने कहा तुझे क्या पता। और ऐसी उसकी वो बात सच हुई कि पीस कीपिंग करते करते सुबह उठते थे, शेव करते थे, नाश्ता करते थे, ग्राउंड में पाकिस्तान स्टेडियम में चक्कर लगाते थे। एक दिन ऐसा आया कि अब्दुल्ला की बात सच हो गई। लेकिन ये शायद मैं आपको बाद में आगे चल के बताता हूँ। अभी आपको वापस लेके जाता हूँ कॉन्गो के जंगलों के अंदर, जहाँ मैं क्रॉस तो कर गया हूँ, लेकिन युगांडा की फोर्सेस और कॉन्गो की फोर्सेस भूखे हाइनास की तरह मेरा पीछा कर रहे हैं। कालों ने अपने 2 कालों की मौत लगता है दिल पे ले ली है और अपने कज़न कालों को भी मुझे ढूंढने के ऊपर मामूर कर दिया है। लग तो रहा है कि बहुत मुश्किल है, या जान से जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तीसरी ऑप्शन का कोई जवाब लगता नहीं। कहता है जमाने से ये दरवेश जवां मर्द, जाता है जिधर बंदाए हक, तू भी उधर जा। हंगामे हैं मेरे तेरी ताकत से ज्यादा, बचता हुआ बुनगाहे कलंदर से गुजर जा। मैं कश्तियों मल्लाह का मोहताज ना हूंगा, चढ़ता हुआ दरिया अगर तू तो उतर जा। तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, है तुझ में मुकर जाने की जुर्रत तो मुकर जा। महरो मैं अंजुम का महासिब है कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। गाजी गिन कम मार ज्यादा। लोकल फिशरमैन ने मुझे रवेंजरी जंगल के अंदर से युगांडा का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया और मैं फिर कॉन्गो रिपब्लिक के अंदर चला गया। इस दौर के अंदर अफ्रीका का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क कॉन्गो रिपब्लिक था, क्योंकि वहाँ बहुत सीवियर किस्म की सिविल वॉर चल रही थी। रेबल्स जो थे वो माइनिंग के ऊपर कंट्रोल चाहते थे और हुकूमती फ़ौजी उनके ऊपर शदीद हमले करते थे। तो अब 3 ग्रुप्स के साथ मेरा मुकाबला था और बेहतर यही था कि मैं उन तीनों को अवॉइड करूं।
एक उसके अंदर बॉर्डर टू बॉर्डर युगांडा की फोर्सेस मुझे हंट कर रही थी, दूसरा अननोन दुश्मन रेबल्स जो कि जंगलों के अंदर डायमंड माइनिंग कर रहे थे, और तीसरे कॉन्गो रिपब्लिक की ब्रूटल फौज जो कि जंगलों के अंदर रेबल्स को ढूंढ रही थी। सोने पे सुहागा एक चौथा दुश्मन भी था जो इन तीनों को हंट कर रहा था, और अब मैं भी उसका टारगेट था। वो था खूनख्वार जंगल और उसके अंदर ख़तरनाक तरीन जानवर। ये एक रेन फॉरेस्ट था। सांप इतने इतने लंबे थे कि आप उनके साथ लेटे हुए हैं या उनके अंदर लेटे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बेबून्स अपनी तशरीफ़ को लाल किए हुए हर इंसान को अपना दुश्मन और अपने इको सिस्टम के अंदर इंट्रूडर कंसिडर करते थे। हमने तो गोरिल्ला वॉरफेयर सीखी हुई थी, लेकिन यहाँ असली गोरिल्ला हमारे ऊपर जंग करने के लिए रेडी बैठे हुए थे। आप जाएं तो किधर जाएं? मुझे तो लगता था कि जैसे आसमान से गिरा और खजूर में अटका, और कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। मैं एक ऊंचे दरख्त के ऊपर बैठा ये सारी चीज़ें देख रहा था। मुझे 10 दिन इस जंगल के अंदर इसी पोजीशंस के अंदर गुजारना था जब तक मुझे नेक्स्ट मैसेज नहीं आता। लेकिन ये 10 दिन मैं इसी दरख्त के ऊपर बैठ के भंग पी के सो नहीं सकता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चारों तरफ ख़तरात ही ख़तरात थे। मुझे अपनी जगह मूव करते रहना था। इन जानवरों की सेंस ऑफ स्मेल इतनी तेज़ है कि मैं जो अपने साथ चीज़ें लाया हुआ था खाने के लिए, अगर मैं उनको खोलता और थोड़ी देर वो खुली रहती तो फिर 5-5 इंच की चूंटियों से लेके हर जानवर मैं जहाँ भी बैठा होता मेरे तक पहुँच जाता। वेल, यहाँ हमारी चिरात की ट्रेनिंग हमारे काम आती है, मगर कब तक? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे। मैं 10 दिन की बात कर रहा हूँ। 10 दिन तक मुझे इधर सरवाइव करना था। इसका एक ही तरीका था कि मुझे तमाम अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाना था, कि उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ डेंजर ना प्रवोक हो। यही एक तरीका था कि वो कामली मेरी प्रेजेंस को फील नहीं करेंगे। अगर उनको मुझसे कोई ख़तरा लाहिक हो गया तो वो हर सूरत पूरी कोशिश लगा देंगे मुझे ढूंढने के लिए, और मैं ये जंगली जानवरों के लिए भी कह रहा हूँ। वैसे तो कॉन्गो के रेबल और उनकी आर्मी किसी जंगली जानवर से कम नहीं थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम आती है कमिलियन स्ट्रैटेजी, प्ले डेड, कैमोफ्लैज्ड अनटिल यू अटैक। हमारे यहाँ लोग बकरे और भैंस का मगज़ खाते हैं ये सोच के कि उनका मगज़ तेज़ हो जाएगा, जो जानवर भैं भैं करता है। वैसे तो कमिलियन हराम है, लेकिन अगर तो अपना दिमाग तेज़ करना है तो किसी ऐसे जानवर का दिमाग खाना चाहिए जो अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करता हो। हमने हलाल मगज़ खाना तो हलाल करार दे दिया, लेकिन हलाल मगज़ खाकर भैं भैं करना और अपना ही मगज़ खाना शुरू कर दिया। आप ये सोच रहे होंगे मैं फ़िलासफ़र कैसे बन गया? तो भाई 2 दिन गुजर गए हैं दरख्त के ऊपर लेटे लेटे। पानी मौजूद है, लेकिन चॉकलेटें जो लाया था ख़त्म। इसका मतलब है अब मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा। उठकर वापस इस जगह पे आना मुमकिन नहीं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को शेड करना पड़ेगा। 6 गोलियां और 1 पिस्टल और 2 डैगर, यही मेरे साथ आगे जाएंगे। माफ़ी मुश्किला या रईस, अहलन व सहलन या मरहबकुम। क्या हुआ? परेशान क्यों हो गए? अभी तो बताया है कि वेला बैठ के जो सारी लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं वो बाहर उबल उबल के आ रही हैं। मुझे आज रात को तकरीबन 30 किलोमीटर का वाया कवर करना है। मैं ज़्यादा अंदर वाली साइड के ऊपर नहीं हो सकता। मुझे बॉर्डर के ऊपर ही रह कर नीचे ज़ैम्बिया की तरफ जाना है। लेकिन आपको पता है कि बॉर्डर में ख़तरात ज़्यादा होते हैं, पर क्या करूं, ये तो करना पड़ेगा। मेरे रूट के अंदर रेबल्स का एक कैंप आता है। अगर वो रात को अपनी हाजात पूरी करने के लिए अपने कैंप से थोड़ा सा दूर ना आए तो मैं आपको उनकी ज़िंदगी की ज़मानत देता हूँ और अपने सेफ पैसेज की भी। मगर ऐसे हुआ नहीं। हाय यार, बंदे नहीं मारने थे। 2 लोग उनके राखी पेट्रोल के आगे आए और मुझे नज़र आ गए। मैं वहाँ छुप गया, कैमोफ्लैज हो गया, और जैसे ही वो मेरे पास आए तो मैंने 4 सेकंड के अंदर 2+2
के अंदर अपना डैगर उन दोनों की गर्दनों में मारा। गर्दन में इसलिए मारा कि वोकल कॉर्ड को बंद करना ज़रूरी था। यहाँ गोली चलाना या चीखना चिल्लाना अपनी मौत को दावत देना था। खैर ये तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब लाशों का क्या करूं? जानवर भी अट्रैक्ट होंगे और इनके साथी भी, और जो लोग इनको हंट कर रहे हैं वो भी। यहाँ से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट था। सर मुंह लपेटो और निकलो यहाँ से। कोशिश तो मैंने बहुत की, वालाकिन आधे घंटे के अंदर अंदर रेबल्स को पता चल गया कि उनके 2 बंदों को मारा गया है, और वो ये समझे कि कॉन्गो की जो मिलिट्री है उसने एम्बुश कर दी है। शोर मच गया और वो अपने कैंप को बंद कर कर आगे की तरफ जाने की कोशिश में लग गए। इतनी खप डाली इन कालों ने कि दूसरे काले जो थे कॉन्गो के, उनको खबर हो गई और उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। इसको कहते हैं आप बैल मुझे मार। कुछ तो समझना चाहिए था इनको। अब मैं इन दोनों के क्रॉस फायर के अंदर फंस गया था और मैंने और अपने कदम तेज़ कर दिए कि मैं तो यहाँ से निकलूँ तो पड़े एक दूसरे को। लेकिन मुश्किल ये थी कि बॉर्डर वाली साइड से कॉन्गो की आर्मी अंदर आ रही थी और ये उनकी तरफ भाग रहे थे। ईंट कुत्ते को ढूंढ रही थी और कुत्ता ईंट को। अब मुझे बॉर्डर की तरफ जाने के बजाय दोबारा अंदर इनसाइड द फॉरेस्ट पहुँच। क्या मुसीबत है यार। खैर मैं पीछे अंदर की तरफ दोबारा आ गया। अंदर की तरफ मैं जब दोबारा आया तो मुझे क्या पता था कि मेरे इंतज़ार में मेरे चंद दोस्त और बैठे होंगे, बेबून्स। मैं वहाँ आराम से चल रहा था कि मैंने देखा 8 बेबून, शायद इससे भी ज़्यादा, मेरी तरफ टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। मैं रुक गया और मैंने जो मुझे लगा कि इनका जो सरदार है बड़ा, जो सबसे आगे था, मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उसको बोला आई मीन नो हार्म, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे एक प्रे कंसिडर करो। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारे छोटे नस्ल के बंदरों को हम रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारते हैं। मुझे लगता है वो बेबून मेरी इन बातों से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ और मेरी तरफ दौड़ना शुरू हो गया। मैंने अपना डैगर निकाल लिया, लेकिन अब मैं किस किस को मारता, क्योंकि आपको पता है कि बेबून्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट। दिखाते कुछ और हैं और हमला कहीं और से करते हैं। खैर जब पहले बेबून ने मेरे ऊपर छलांग मारी और मैंने अपना हाथ घुमाया तो सीधा डैगर उसके पेट के अंदर चीरता हुआ बाहर निकला और वो चीखना शुरू हो गया। इतने में किसी ने मेरे पीछे से बाल खींचे और मेरी गर्दन के ऊपर बाइट करने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ पीछे किया और उसकी गर्दन पकड़ ली और गर्दन को ऐसे मड़ोड़ दिया, वो भी वहाँ गिर गया। इतने में ही 2 बेबून मेरी टांगों के साथ चिमटे हुए थे और काटने की कोशिश कर रहे थे और एक ने अपने क्लॉज मेरी टांग के अंदर घुसा दिए। तेरी, और मैंने डैगर उसकी आँख के अंदर से पार कर दिया। 3 डाउन बट स्टिल 5 टू गो। बेबून्स बहुत होशियार हैं, वो अटैक करते हैं, भागते हैं, अटैक करते हैं, भागते हैं, हिट एंड रन करते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि उनके 3 लोग नीचे मुर्दार पड़े हैं तो वो 5 भाग के दरख्तों पे चढ़ गए और वहाँ से मुझे अजीब अजीब तरह की गालियाँ निकालना शुरू हो गई। उन्होंने ये नोटिस कर लिया था कि मैं ज़ख्मी हूँ। अब वो यहाँ से जाते नहीं इस तरीके से। दे विल बी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक मी डाउन। अब मैंने कहा यार मुर्गी कहाँ से लाऊं, क्योंकि आपने वो मिसाल तो सुनी है कि बंदर को सिखाना हो तो मुर्गी उसके सामने हलाल करते हैं। तो फिर मैंने कहा मुर्गी तो है नहीं, ये 3 बेबून्स पड़े हुए हैं, इन्हीं को हलाल करना पड़ेगा। और मैंने बहुत चीखे हरामखोर, लेकिन नीचे नहीं आए, क्योंकि उनको पता था बंदे तो वैसे ही मर चुके हैं हमारे, क्या फ़ायदा नीचे जाके रिस्क लेने का। मैंने उनके टुकड़े टुकड़े करके उनकी तरफ फेंके और ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं अब ये खाना भी शुरू कर रहा हूँ। इस चीज़ को देख के बेबून्स वहाँ से चले गए। लगता है बंदरों के नए लीडर पे उनका इत्तेफाक हो चुका था। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने कहा कि यार गोश्त तो आ गया है, बेबून का गोश्त हराम है, हलाल है भाई, जंग के अंदर सब चीज़ हलाल है। वैसे सुनने में आया है कि सख्त बड़ा होता है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है और इतने ज़्यादा गोश्त को अपने पास रखना ख़तरे से खाली नहीं था। चलें छोड़ें इस बात को। इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ताला ने एक आसानी पैदा की है।
मैं अंदर तो आके फंस गया, लेकिन ज़्यादातर जो जंग इनकी होना शुरू हुई वो बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर होना शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे को पकड़ पकड़ के मारना शुरू हो गए। मुझे अक्सर शाम के वक्त, रात के वक्त, सुबह के वक्त गन फायर की आवाज़ आती थी, लेकिन तकरीबन अपने से 3 से 4 किलोमीटर दूर। इस तरीके से मैंने 6 दिन और गुजारे। मामलात जब थोड़े से ठंडे हुए तो फिर मैं बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ ज़ैम्बिया के। मुझे ज़ैम्बिया के बॉर्डर क्रॉस कर कर वहाँ एक बंदे से मिलना था और वहाँ से फिर आगे मुझे मलावी जाना था। पाकिस्तान आर्मी की बटालियंस यहाँ मौजूद थी। मुझे अब इन जंगलों में 18 दिन हो गए थे कॉन्गो के, और आप मुझे टार्जन कह सकते हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है मैं उस लेवल का टार्जन तो नहीं था। छलांगे मारता हुआ छुपते छुपाते ये दिन गुजार रहा था और किसी तरीके से ज़ैम्बिया के बॉर्डर तक पहुंचना चाह रहा था। आज मुझे उम्मीद थी कि रात को मैं ज़ैम्बिया के बॉर्डर के पास पहुंच जाऊंगा और क्रॉस करने में कामयाब हो जाऊंगा। वलाकिन मेरे नसीब में आसानियों से ज़्यादा मुश्किलात हैं। कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं पता था कि मेरे चंद दोस्त मुझे ट्रैक कर रहे हैं। लगता है मैंने गलती से इनकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर दिया था। जी, 18 से 20 बेबून्स। मुझे देख के फिर से उन्होंने ऐसी आवाज़ें निकालना शुरू की जैसे पता नहीं उनको कोई ख़जाना मिल गया है, और ऐसे अपने सीनों के ऊपर मुक्के मारना शुरू हो गए जैसे पता नहीं कौन सा बदला जो था जन्मों का, जो उनका पूरा होने लग गया है। दे एनसर्कल्ड मी। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मैंने कहा कि बेटा आज बचना नामुमकिन है। जहन के अंदर ऐसी पुरानी चीज़ें, ऐसे पुरानी जंगें फ्लैशबैक होना शुरू हो गई जैसे कि मैं किसी और सफ़र के लिए गामज़न हो चुका हूँ। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा कि देखें यार, अगर इनसे ज़ख्मी हुए फिर बेइज्जती है, इनसे मरें फिर बेइज्जती है, कि बंदर के हाथ से फारिग हो गया है। वो 18 के 18 अपनी कोऑर्डिनेटेड गालियाँ निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गए, छलांगे मार मार के। कोई उधर से आए, कोई उधर से लपके, वो मेरी तरफ आना शुरू हो गया और मैंने अपने दोनों डैगर निकाल लिए। मैंने कहा बेटा तुम्हारे 5-6 तो मैं फारिग करूँगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। कि इतने के अंदर हमें गन शॉट्स की आवाज़ आई। गन शॉट्स की आवाज़ 2 डायरेक्शन से आ रही थी, यानी रेबल्स और कॉन्गो की फोर्सेस के अंदर दोबारा से लड़ाई छिड़ गई थी और हमारे कहीं पास ही। इतने में चंद गोलियां हमारे पास से भी आके गुजरी। मैंने नीचे कवर लिया और एक बैबून को वो गोली लगी और बैबून ऐसे भागे कि उनकी सारी दलेरी, उनका सारा बदले की भावना खाक में मिल गई। यकीन जानिए मेरे आगे वो कारगिल का मंजर आ गया जब इंडियन फौजी अपनी धोतियां, अपनी लाशें छोड़ के, अपनी पैंटें छोड़ के वहाँ से भागते थे। देखें फिर बंदर की नस्ल में कोई ना कोई चीज़ तो फिर एक जैसी होती है। खैर मैं भी वहाँ मौके की मुनासबत से निकला और बॉर्डर की डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू हो गया। आज मुझे जंगलों में फिरते और रुलते हुए तकरीबन 20 दिन हो गए थे और आज रात मेरा प्लान था कि मैं ज़ैम्बिया के अंदर एंटर होऊंगा। रात 12:30 बजे मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। ये बॉर्डर सारे जंगलात हैं, यहाँ कोई फेंसिंग नहीं है, कोई पेट्रोल उस तरीके का नहीं है। ज़ैम्बिया के अंदर पहुँच के मेरी जान में जान आई और मैं बॉर्डर सिटी की तरफ जाना शुरू हो गया। मेरी हालत ऐसी थी कि कोई काला भी मुझे अपनी फटीचर मोटरसाइकिल के ऊपर बिठाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने $100 का नोट निकाला और उसको आगे रख दिया। तब जाके एक लोडर गाड़ी वाला रुका और उसने पैसे पहले पकड़े और मुझे कहा कि पीछे डंपर के अंदर आप बैठ जाएं। डंपर के अंदर चंद भेड़ बकरियां थीं और वो मुझे देख के मैं कर रही थी। शायद उन्होंने मेरी वो बात सुन ली थी मगज़ वाली, और अब मुझे वो कह रही थी कि तेरे से ज़्यादा इंसान तो हम नज़र आ रही हैं। ट्रक वाला बंदा बहुत अच्छा था, या शायद पैसे ले के उसकी अच्छाई जो है वो बाहर आ गई। उसने एक जगह पे रोका और मुझे उसने अपने बैग में से एक पैंट निकाल के और एक टी-शर्ट निकाल के दी और उसने मुझे कहा कि सामने कुएं के ऊपर तुम नहा लो, अपने आप को साफ़ कर लो। आप लोग सोच नहीं सकते कि 21 दिन के बाद फ्रेश वाटर से नहाना और कपड़े बदलना, मैं कितना खुश हुआ। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने सोच लिया
कि नारायण भाई के जो पैसे मेरे पास मौजूद हैं वो जब ये काला मुझे एक दफ़ा उतार देगा तो मैं इसको ज़रूर खुश करूँगा। फाइनली हम मेन सिटी के पास पहुँचे और उसने मुझे उतारा और मैंने उसको नारायण भाई के पैसों में से $1000 दान कर दिए। माले मुफ्त, दिले बेरहम। और ये माल तो था भी हमारे दोस्त इंडियंस का। उसको यकीन नहीं आया कि मैं उसको ये पैसे दे रहा हूँ और वो ये समझना शुरू हो गया कि जो पहले वाले $100 भी मैंने उसको दिए हैं वो नकली हैं। मैंने उसको बोला भाई रिलैक्स रह, सारे असली हैं। तब जाके वो कन्विंस हुआ और उसने मुझे छोड़ा। जिस होटल के बाहर उसने मुझे छोड़ा, जब वो चला गया तो मैं वहाँ से निकल कर 2 गलियाँ पीछे एक दूसरे होटल में चला गया। मैंने कहा काला ये ना हो कि रात को फिर से वापस आ जाए। और इस बार अपने साथियों को भी ले आए कि आओ तुम्हें सोने की कान से मिलाता हूँ। वहाँ से मैंने वो जो लोकल कांटेक्ट ज़ैम्बिया का था उसको कांटेक्ट किया और उसने मुझे बोला कि वो मेरा काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा है और वो ये सोच रहा था कि शायद मैं मासलाम हो चुका हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, इतना आसान नहीं है हमें मासलाम करना, तू बता ज़ैम्बिया से निकलवाएगा कब? तो उसने कहा मैं 1-2 दिन के अंदर आता हूँ, लेकिन आप अपने होटल में ही रहिएगा, कहीं जाइएगा ना। मैंने कौन सा कहीं जाना था। 21 दिन का जंगल देखने के बाद मैंने सिर्फ होटल में सोना था। ब्यूटी स्लीप सर जी, आराम से। अब इस हालत में तो पाकिस्तान तो नहीं जाना था ना। 2 दिन के बाद वो काला मुझे मिलने के लिए होटल में आया और उसने मुझे बोला कि $8000 लगेंगे और सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, जिसके अंदर मैं ज़ैम्बिया से निकल कर मलावी भी जाऊंगा और मलावी से आगे पोर्ट से पाकिस्तान जाने की मेरी सारी अरेंजमेंट होगी। नारायण भाई, वंस अगेन थैंक यू। आप एक अच्छे इंसान थे। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 28 दिन के बाद जब से नारायण भाई जहन्नुम वासिल हुए थे, उसके तकरीबन 28 दिन के बाद मैं वतन अजीज़ पाकिस्तान पहुंचा और अपने यूनिट में पहुंचकर अपने कमांडिंग ऑफिसर को सैल्यूट मार के बोला, सर गाजी रिपोर्टिंग, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। बीजेपी की हुकूमत को काफ़ी साल हो चुके थे। अब उन्हें ये लगता था कि उनके जो प्लान हैं उनको एक्सेल करने का टाइम आ चुका है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात में रहते नहीं थे, उनको एक टास्क देकर वापस गुजरात के अंदर इंडक्ट किया। जब वो वापस गुजरात के अंदर आए तो साफ ज़ाहिर है लोकल बीजेपी के जो लीडर्स थे, जिन्होंने ये 6 से 7 साल का वॉइड जो था नरेंद्र मोदी का, वो फिल कर लिया था और डिफरेंट लोग अपनी पोजीशनें संभाल चुके थे, वो बड़े हैरान हुए पहले कि इसको ये अब कहाँ से वापस ले आए हैं। और उसके बाद उनको ये लगा कि यार ये तो हमारी पोजीशन के ऊपर इसको ला के हमारे ऊपर पैराट्रूप कर दिया गया है। तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया, लॉबिंग करना शुरू कर दी, जिसके अंदर हरेन पांड्या सबसे आगे थे। हरेन पांड्या एक डायनामिक यंग लीडर थे। उन्होंने जब देखा कि ये नरेंद्र मोदी वापस आ गए हैं और अब इनको हमारे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन बीजेपी को क्या पता था कि जिसको वो वापस लेके आ रहे हैं वो उन्हीं की जड़ें काटेगा। एल.के. अडवाणी और वाजपेयी साहब के अंदर एक कोल्ड वॉर चल रही थी। एल.के. अडवाणी जो थे वो वाजपेयी के सक्सेसर थे, लेकिन वाजपेयी साहब का बिल्कुल मूड नहीं था कि वो एल.के. अडवाणी को अपना सक्सेसर बनाएं। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो वाजपेयी साहब के साथ इत्तेफाक करते थे, जिनमें सुषमा स्वराज भी एक हैं। इनके साथ यकीनन और भी बहुत सारे लोग थे। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी का कमज़ोर तरीन वक्त है, जिसके अंदर बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो कुछ ज़्यादा ही भक्त लेवल के इंसान थे, और दूसरी साइड के ऊपर उनके सक्सेसर एल.के. अडवाणी, और उनके बयानात अक्सर उनको मुश्किलात में डालते थे, जिनमें जिन्ना साहब के लिए भी उन्होंने एक बयान दिया और डिफरेंट पार्टीशन के ऊपर दिया, जो सिंक नहीं करती थी आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ साथ जो इनके आरएसएस के जो चीफ थे, पैटर्न थे, राजेंद्र तोमर, वो भी एक ब्राह्मण कास्ट में से नहीं थे। किसी को भी ये समझ नहीं आ रही थी कि किसको हटाएं और किसको लगाएं, सोल्यूशन क्या है।
और अगर किसी नए बंदे को लेके आते हैं तो उस बंदे के लिए एक्सेप्टेंस कैसे जनरेट करेंगे। यहाँ आपको अटल बिहारी वाजपेयी साहब को हटाना था, यहाँ आपको अटल बिहारी वाजपेयी साहब को हटाना था, जिनके लिए मशहूर था कि वो ऐन मौक़ों के ऊपर डिसीजन नहीं ले पाते, शायद उम्र का हिस्सा ये था। और दूसरी तरफ आपको उनके सक्सेसर जो उन्हीं की उम्र के थे, LK अडवाणी, जिनका कॉन्फ्लिक्ट आपकी आइडियोलॉजी से आ रहा था, उनको भी हटाना था। और तीसरी साइड के ऊपर जो हार्ड कोर आपने इमेज देना था हिंदू नेशनलिस्ट का और ब्राह्मण लेड RSS मूवमेंट का, उसके जो हेड थे उनको भी हटाना था। ये तीनों आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे। एक कहता था कि मैं उसको हटाऊं, वो कहता था मैं उसको हटाऊं। कौन इनमें से कामयाब हुआ ये अगले सालों में जाके आपको पता चलेगा। इसी दरमियान के अंदर आपको जैसे पता है कि गुजरात और बम्बई, इवन कराची, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नीचे आते थे। तो इसी दरमियान में और सारा का सारा आप कह लें कि इंडिया का जो फाइनेंशियल हब था वो ये एरिया था। गुजराती बनिए तो आपने सुने ही हैं। तो उसके अंदर ये भी एक ऑप्शन थी कि गुजरात को किस तरीके से कैपिटलाइज किया जाए RSS के लिए फंड्स जनरेट करने के लिए। गुजराती लॉबीज़ बहुत ज़्यादा अमेरिका में और UK के अंदर माइग्रेट की हुई थी। उनको किस तरीके से सांघ परिवार को इकट्ठा किया जाए, कौन इसको ये करेगा? वाजपेयी करेगा, नाकाम। LK अडवाणी, कोई चांस नहीं। राजेंद्र तोमर को कोई ब्राह्मण मानता नहीं था। क्या ऐसा किया जाए कि ये सब इकट्ठे हों और ये मूवमेंट मोमेंटम पकड़े? बहुत मुश्किल था BJP के थिंक टैंक्स के लिए ये सोचना। उन्होंने एक फार्मूला ईजाद किया। उन्होंने कहा कि कोई नीचे से ऐसा बंदा लेके आते हैं जो हमारे अंडर भी रहेगा, क्योंकि हमने उसको ये पोस्ट दे दी है, आइडियोलॉजी से भी वो कनेक्टेड हो, नागपुर उसको एक्सेप्ट कर ले, और ये कि वो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए हमारी सपोर्ट से। ये बंदा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जब किस्मत ने किसी पे मेहरबान होना हो तो सारी चीज़ें उसी की डायरेक्शन में चलती हैं। इसके अंदर दाऊद इब्राहिम का जो इन्फ्लुएंस बम्बई के अंदर और गुजरात के अंदर आता था बिजनेसेस के हिसाब से, अंडरवर्ल्ड के हिसाब से, उसको भी काउंटर करना था। और कांग्रेस गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से मुस्लिम और हिंदू राइट्स भी कभी होते थे, क्योंकि कांग्रेस इतनी आसानी से उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करती थे। मुसलमानों की भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी जो थी वो गुजरात के अंदर काम कर रही थी। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक गैम्बल खेला गया और उस गैम्बल के अंदर ताज जो है एक चाय वाले के सर के ऊपर रख दिया गया। निकोलो मैकियावेली की प्रिंस आपने पढ़ी है। जब रूलिंग एलीट के पास कोई बंदा मौजूद ना हो उनमें से जो इस चीज़ को लीड कर सकता हो, तो वो फिर एक नीचे से एक अननोन बंदे को लाते हैं ताकि वो उनका एहसानमंद भी रहे और उसके थ्रू वो जो चीज़ चाहते हैं करना वो इम्प्लीमेंट करा दें। इसी चक्कर के अंदर किस्मत की देवी नरेंद्र मोदी पर मेहरबान हुई और अमित शाह क्योंकि नरेंद्र मोदी के साइड किक थे, तो जहां मोदी ने जाना था अमित ने आना था। इन दोनों को वापस इंजेक्ट किया गया, बाकायदा तौर पे आप कह लें टीका लगाया गया गुजरातियों को इन सारे मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन अभी भी एक चीज़ रहती थी, इनका नेशनल लेवल के ऊपर कोई एक्सपोजर नहीं था। क्यों नेशनल लेवल के ऊपर इनको माना जाएगा? इसके लिए एक बड़ा इवेंट, अब बड़ा फॉल्स फ्लैग चाहिए था और उसको क्रिएट करना पड़ना था, क्योंकि सत्ता की ये सारी बाजी गुजरात से बाहर लग रही थी। तो जो गुजरात की लॉबी थी और जो गुजरात की लीडरशिप थी, केशुभाई पटेल जो नरेंद्र मोदी से पहले गुजरात के अंदर बीजेपी के CM भी रह चुके हैं और गुजरात की बीजेपी को जिन्होंने जोड़ा हुआ था, उनको ये बात बताई नहीं जा सकती थी। तो इसलिए ये सारा का सारा प्लान आप कह लें कि नरेंद्र मोदी फाइल अपने हाथ में लेके वहाँ आया और नरेंद्र मोदी को ये टास्क दिया गया कि अगर तो तुमने प्रमोट होना है, मेन स्ट्रीम में आना है, तो फिर ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। और वो काम था मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स। एक ऐसे रॉइड्स कराएं जिनकी वजह से एक तो नरेंद्र मोदी की एलिवेशन हो जाए एज ए नेशनल लीडर, RSS के अंदर, हिंदुत्व के अंदर लोग उनको जानना शुरू हो जाएं,
और दूसरी जो स्ट्रेंथ कांग्रेस पकड़ रही है, मुस्लिम्स पकड़ रहे हैं गुजरात के अंदर, वो अंडरवर्ल्ड के थ्रू हों या फिर पॉलिटिकल और नॉर्मल बिजनेस के थ्रू, उनको दबाना भी है। ये सारा काम नरेंद्र मोदी को दिया गया और ये लॉबी जो करा रही थी वो LK आडवाणी की लॉबी थी। वो भी चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी से किसी न किसी तरीके से छुटकारा पाया जाए। सुषमा स्वराज ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया और राजेंद्र तोमर जो RSS के थे नागपुर के, नरेंद्र मोदी तो उनके पैरों में जैसे बैठे होते थे, बल्कि आप ये कह लें कि उनके पैर और पिनियाँ मलते रहते थे हर वक्त। तो उन्होंने भी कहा कि ये बच्चा अच्छा है, इसको आगे किया जाए, जो हम बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे ही करेगा। LK आडवाणी क्योंकि चाहते थे कि केशुभाई पटेल वाली जो लॉबी है वाजपेयी वाली वो सारी हट जाए और नए लोग आएँ, तो उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक किया कि नरेंद्र मोदी को ही इस मामले के लिए चूज़ करते हैं। आप ये कह लें कि ये 3-4 लोग थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नीचे से ज़मीन से प्रोपेल करके CM ऑफ गुजरात बना दिया विद एन असाइनमेंट। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि किस्मत की देवी उनके ऊपर मेहरबान भी थी और इसमें भी कोई शक नहीं कि ही वॉज केपेबल ऑफ टेकिंग अप द जॉब। ये हमें आगे फ्यूचर के अंदर जाके पता चला जब उन्होंने इस चीज़ को, इस प्लान को एक्सेल किया। इन सारी चीज़ों के अंदर हमारे थिंक टैंक्स कहाँ थे? यकीनन हमारे थिंक टैंक्स वहीं मौजूद थे, इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। लेकिन आप पूछेंगे कि मैं कहाँ था, तो मैं बलूचिस्तान की गारों के अंदर था जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे। साहिब, ये पांड्या बहुत बातें कर रहा है, अब इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये हमारे रास्ते में रुकावट बनना चाह रहा है, अपने आप को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का हकदार समझता है और इस मुद्दे को लेके हमारी रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है। इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका इंतज़ाम करो, लेकिन इधर से कोई बंदा तुमने इन्वॉल्व नहीं करना, बंदे हमारे बाहर से ही आएंगे। ये नरेंद्र मोदी साहब का जवाब था अमित शाह को, जिनको ये लगता था कि पांड्या क्योंकि ब्राह्मण है और उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है गुजरात सेक्टर में, जहां ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पहले इंडक्ट हुए थे और मोदी साहब वापस आए थे गुजरात के अंदर 7 साल के बाद चीफ मिनिस्टर बन के, मुसलमानों के स्ट्रॉन्ग होल्ड और कांग्रेस के अंदर डेंट डालने के लिए, और कामयाब भी हुए गुजरात राइट्स के अंदर। लेकिन अब बात ये थी कि गुजरात राइट्स का मुद्दा काफ़ी फैल रहा था और हरेन पांड्या अपने आप को इससे डिस्टेंस करके मोदी साहब को इंगेज करना चाह रहा था। तो मोटा भाई ने ये सोचा कि पांड्या को टपकाने का टाइम आ गया है, मगर साहिब ने ये डिसाइड किया कि बंदा लोकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी लोकल बीजेपी के अंदर जो पॉपुलैरिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। एक तो पिछला ग्रीवियंस था जब ये गुजरात में होते थे, और एक जो इनको चीफ मिनिस्टर बना के गुजरात में लाया गया। केशुभाई पटेल की जो लॉबी थी वो मोदी साहब के बनने के ऊपर खुश नहीं थी। दूसरी साइड के ऊपर वज्जूभाई वाला थे, बीजेपी और RSS के पुराने बंदे। मोदी इनके लिए एक चूंटी की मिसाल थी और वो भी ये देख नहीं सकते थे कि ये चूंटी बढ़ के एक बहुत बड़ा देव बनता जा रहा है। वज्जूभाई वाला वॉज इंस्ट्रूमेंटल मोदी को गुजरात में से निकलवाने के, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, और अब वज्जूभाई वाला जो हैं कर्नाटका के अंदर मौजूद हैं, आई थिंक एज गवर्नर। लेकिन उस टाइम के ऊपर वज्जूभाई वाला जो थे वो भी नरेंद्र मोदी से खुश नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लॉबीज थी। एक साइड के ऊपर एम्बिशियस हरेन पांड्या जो अपने ओन के ऊपर ये समझता था कि ही इज़ मोर देन केपेबल ऑफ टेकिंग ओवर द गुजरात बीजेपी। दूसरी साइड के ऊपर पटेल लॉबी, केशुभाई पटेल, पुराने गुजराती बीजेपी के आप कह लें फाउंडेशन स्टोन्स। और तीसरी साइड के ऊपर आपको नज़र आते हैं नरेंद्र मोदी, जो वहाँ इस गुजरात राइट्स के लिए हिमाचल प्रदेश से वापस बुलाए गए थे, अमित शाह उनके साथ थे। चौथी साइड के ऊपर आपको नज़र आते हैं वज्जूभाई वाला, जिन्होंने गुजरात से मोदी को निकलवाया था। तो ये 4 लॉबीज़ वहाँ एक्टिव थीं। इनमें एक 5वीं लॉबी भी थी, द मुस्लिम लॉबी। एहसान जाफरी साहब को टारगेट करके गुलबर्ग सोसाइटी मैसेकर के अंदर
मारा गया और उनको अंदर जिंदा जला दिया गया। एहसान जाफरी कांग्रेस के बड़े लीडर थे और इनके मुसलमान लॉबी जो गुजरात के अंदर जो शुरू से चली आ रही थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के टाइम से, उनके साथ रवाबित बड़े ही गहरे थे। और आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की सपोर्ट के लिए और ये सब जो हो रहा था, जो हिंदू राइस आ रहा था गुजरात में, इसको काउंटर करने में एहसान जाफरी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इवेंट के अंदर प्लान करके बीजेपी ने गुलबर्ग मैसेकर के अंदर एहसान जाफरी साहब को जला दिया। हालांकि उस वक्त जो नई लॉबी आई थी मोदी की, और जब एहसान जाफरी साहब को ये पता भी था कि जो केशुभाई पटेल और जो मेन लॉबी है गुजरात की बीजेपी, वो मोदी साहब को इतना लाइक नहीं करती, तो एहसान जाफरी साहब को शायद ये उम्मीद थी कि मोदी कोई थोड़ा रवैया नरम रखेंगे गुजरात के मुसलमानों के ऊपर। उन्होंने उनको कॉल भी की जिस वक्त वीएचपी और बजरंग दल के गुंडों ने गुलबर्ग सोसाइटी को घेरे में रखा और पुलिस उनके साथ मौजूद थी। वालेकिन मोदी साहब का प्लान तो कुछ और ही था और एहसान जाफरी साहब को इस चीज़ का शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये उससे भी बड़ा आ गया है गुजरात के अंदर। नरेंद्र मोदी साहब का सेट एजेंडा था गुजरात में जो मुसलमान लॉबी थी उसको ख़त्म करना, कमज़ोर करना नहीं, ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना। और आप कह सकते हैं कि गुजरात राइट्स के बाद उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हासिल कर दी। अंडरवर्ल्ड उस वक्त बॉम्बे से कंट्रोल होता था, लेकिन मेन उनका जो कारोबार था वो गुजरात में से चलता था। हैवी रेवेन्यू स्टेक था। वो इस तरीके से बीजेपी की सुप्रीमेसी को कबूल नहीं कर सकते थे और अपना सारा का सारा रेवेन्यू स्टेक पे डाल देते। एहसान जाफरी साहब के इस तरह से कत्ल के बाद गुजरात के जो मुस्लिम लीडर्स थे, ख़ास तौर पे उस वक्त वो कांग्रेस के अंदर मौजूद थे, वो थोड़े 2 स्टेप पीछे तो हुए। और उनकी जो लॉबी पटेल फैमिली की, क्योंकि पटेल फैमिली में मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, तो वो पटेल फैमिली जो बीजेपी की थी वो किसी ना किसी तरीके पे मुसलमान जो पटेल थे वो उनके साथ अपने बिजनेस इंटरेस्ट पे इकट्ठे हो जाते थे। इसी वजह से बीजेपी मोदी साहब को बाहर से लेके आई ताकि अगर कोलैटरल के अंदर इनको केशुभाई पटेल और दूसरी लॉबी को भी स्नब करना पड़े तो इनके हाथ रुके ना। इसके लिए मुसलमान लॉबी ने ये फैसला किया कि ये जो हवा के घोड़े के ऊपर सवार हो गए हैं गुजरात राइट्स के बाद, इनके 2-3 बंदे ज़रूर फड़काने पड़ेंगे, जिनके अंदर बाबू बजरंगी, हरेन पांड्या और 1-2 और लोगों का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था। इसके लिए जावेद पटेल, जावेद चिकना और दूसरे 3-4 लोगों को इंगेज किया गया। अब आते हैं केशुभाई पटेल की तरफ। उनकी सीएमशिप छीन ली मोदी ने, उनकी पार्टी को तोड़ दिया और उनके पार्टी के अंदर से लॉयल्टीज चेंज करवा दी। केशुभाई पटेल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि बीजेपी सारी की सारी एलके अडवाणी वाली लॉबी जो थी वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही थी और आरएसएस के लोग भी बिल्कुल इसके साथ थे, तो केशुभाई पटेल इस सारे मसले के अंदर कुछ कर तो सकते नहीं थे। बाबू बजरंगी जो थे वो कभी केशुभाई पटेल को जाके खबर देते थे और कभी अमित शाह को, वो दरमियान के बंदे का रोल प्ले कर रहे थे। हरेन पांड्या की नरेंद्र मोदी के साथ रिफ्ट जो थी वो काफ़ी अब विजिबल होना शुरू हो गई थी। 1-2 लोगों से उन्होंने बात की कि गुजरात राइट्स का प्लान किसने बनाया, क्या किया, हालांकि वो उसमें खुद भी शामिल थे एज एन होम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने जब ये बात की तो साफ ज़ाहिर है नरेंद्र मोदी के पास ये बात पहुंच गई और ये बात केशुभाई पटेल लॉबी के पास भी पहुंच गई। तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस बंदे को अगर हिट किया जाए तो इसका पूरे का पूरा इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी के ऊपर आएगा। नरेंद्र मोदी खुद भी हरेन पांड्या को हिट करवाना चाह रहे थे, लेकिन इसके लिए वो, जैसे मैंने आपको बताया, बाहर से हिमाचल प्रदेश से शूटर मंगवाने के ऊपर फोकस थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि गुजरात के अंदर किसी से ये प्लान शेयर करें और ये प्लान लीक हो जाए और गुजरात की जो बीजेपी की लॉबी है उनके अगेंस्ट वो इसको उनके खिलाफ इस्तेमाल करे। तीसरी साइड के ऊपर जावेद का मैंने आपको बताया कि अंडरवर्ल्ड जो मुस्लिम लॉबी जो थी वो भी अपना बदला लेना चाहती थी और वो भी अपने आप को दोबारा से रिवाइव करना चाह रही थी। उनके टारगेट भी हरेन पांड्या थे। हरेन पांड्या को मारने से
ये सारा जो विशियस साइकिल है ये एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाएगा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देगा और इसके अंदर सारे फंस जाएंगे। तो वो भी फोकस थे कि हरेन पांड्या को टेक डाउन किया जाए। वज्जू भाई वाला भी इस प्लान के अंदर शामिल थे, लेकिन लेटर जब उन्होंने देखा कि मोदी इसके अंदर से और स्ट्रॉन्गर होके इमर्ज कर गए हैं बाहर, तो जैसे बाद में केशुभाई पटेल और दूसरे लोगों ने मोदी के हाथ के ऊपर बैत कर ली, इसी तरीके से वज्जूभाई वाला ने भी अपना सारा का सारा वेट मोदी की तरफ डाल दिया। अब आते हैं 3 शूटर्स की तरफ, जिनमें से एक शूटर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अरेंज किया हुआ, एक शूटर लोकल गुजरात की बीजेपी केशुभाई पटेल और एक शूटर अंडरवर्ल्ड की तरफ से अरेंज हुआ एहसान जाफरी के कत्ल का बदला लेने के लिए। तो ये 3 शूटर्स एक टारगेट को फोकस किए हुए थे और वो टारगेट था हरेन पांड्या। लेकिन पांड्या भाई और इन तीनों को क्या पता था कि मैं बलूचिस्तान की गारों में से मूव कर चुका था और मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी अहमदाबाद, गुजरात, विद अ टास्क टू टेक डाउन हरेन पांड्या। Are you here to kill me? No. I am here to take you to the hereafter. मैंने गिने नहीं और जिन्होंने गिने उन्होंने सही गिने नहीं। गाजी गिन कम मार ज्यादा। Series by Saryas. If you haven't visited saryas.com, this is your time. क्योंकि सारियास के गाजी कौन रहे कौन नहीं कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता। गुजरात राइट्स 27 फरवरी 2002 को हुए और नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में वापस एंड 2001 के अंदर आए और सीएम इलेक्ट हुए। इसके बाद का जो टाइम था उसके अंदर मुसलमानों के ऊपर डिफरेंट तरीक़ों से गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम ढाए गए। साफ ज़ाहिर है उनके बिजनेस इंटरेस्ट को भी बहुत ज़्यादा हैम्पर किया गया, जिसकी वजह से मुसलमान लॉबीज़ जो थीं, एक तो वो पहले ही बैकफुट के ऊपर थीं, दूसरा उनका कंट्रोल भी गुजरात के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। हरेन पांड्या साहब जो होम मिनिस्टर थे गुजरात राइट्स के टाइम के ऊपर, उनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है गुजरात राइट्स में, क्योंकि जो पुलिस का रोल था वो सारा हरेन पांड्या उसको मॉनिटर कर रहे थे। इंटरनल डिफरेंसेस होने के बावजूद जब बात मुसलमानों की आती है तो बीजेपी अखंड बन जाती है और हरेन पांड्या इस सारे कामों में आगे आगे थे। लेकिन साफ जाहिर है प्लान उनको उस तरीके से तो नहीं पता था जिस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पता था, लेकिन जो उनको ऑर्डर्स आ रहे थे वो उन ऑर्डर्स को बीजेपी के एक सच्चे भक्त बनकर पूरे कर रहे थे, बल्कि उसको एक्सीड कर रहे थे। ख़ास तौर पे जो गुलबर्ग सोसाइटी वाला वाक़या है उसके अंदर हरेन पांड्या सबसे आगे थे, कोई भी इनसे आगे नहीं था। बाद में हरेन पांड्या साहब की फैमिली का ये कहना कि हरेन पांड्या साहब असल में बहुत राज जानते थे और नरेंद्र मोदी को वो एक्सपोज करने वाले थे, इसलिए नरेंद्र मोदी साहब ने उनको मार दिया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह टॉप ऑफ द पिरामिड थे इस सारे प्लान के लिए, तो हरेन पांड्या, बाबू बजरंगी, ये लोग स्ट्रीट लेवल के ऊपर इस प्लान को एक्सेल कर रहे थे। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि केशुभाई पटेल वाली लॉबी जिसमें हरेन पांड्या सबसे सरे फहरिस्त थे और बाबू बजरंगी और नरेंद्र मोदी साहब वाली लॉबी, ये सारी लॉबीज़
गुजरात राइट्स में मुसलमानों को कत्ल करने में शामिल थी। हमने इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया। हमें पता था कि अंडरवर्ल्ड जो है वो बाबू बजरंगी और अमित शाह को टारगेट करना चाह रहा है। हरेन पांड्या उनकी लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने हरेन पांड्या को भी ऐड कर लिया। और हमें ये भी पता था कि वजूभाई वाला, बाबू बजरंगी, ये लोग भी हरेन पांड्या को टारगेट करना चाह रहे थे। हरेन पांड्या इन सब में ज़रा डायनामिक पर्सनालिटी का मालिक था, ब्राह्मण था, मैकेनिकल इंजीनियर था। तो हरेन पांड्या इस एक्टिविटी को बेस बना के एक तो नरेंद्र मोदी साहब को वहाँ से इजेक्ट करना चाह रहा था, दूसरा ये कि बाकी लॉबीज जिसके अंदर उसके अपने ही मेंटोर केशुभाई पटेल और वजूवाला भाई, इनको भी हटा के, बुढ़ों को हटा के पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था। बहुत ज़्यादा एम्बिशन हो गया मेरे भाई, को इसको थोड़ा कर इसको, वरना ये जानलेवा साबित हो सकता है तेरे लिए। पांड्या के वालिद साहब को समझाना चाहिए था कि बेटा आहिस्ता आहिस्ता कदम रख, लेकिन पांड्या के वालिद साहब उसको और प्रोवोक कर रहे थे कि दिस इज़ योर चांस, यही तेरा मौका है, कैप्चर कर इसको। बेचारा कैप्चर करने के चक्कर के अंदर अपनी जान गंवा बैठा। देखें, जिसने किसी को कत्ल करने के लिए सुपारी दे दी और शूटर भेज दिए और शूटर वहाँ चले भी गए और वो कत्ल हो गया, तो अब ये बात इर्रेलेवेंट नहीं हो जाती आपके नज़दीक कि उसको मारा किस शूटर ने? 3 शूटर हरेन पांड्या के पीछे थे। और आपको ये सुन के ज़रा शौक लगेगा कि जो मुसलमान लॉबी थी उसका शूटर हिंदू था, और जो हिंदू लॉबी थी बीजेपी की, उसका शूटर सोराबुद्दीन शेख मुसलमान था। प्रजापति रहमान चिकना ग्रुप का शूटर था, और रहमान चिकने को ये सुपारी मिली हुई थी कि पांड्या को रास्ते से हटाना है। पांड्या अपने कद से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी साइड के ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू सोराबुद्दीन शेख को हायर किया कि वो हरेन पांड्या को टपका दे। टपकाया उसने कि नहीं, ये सुनने के लिए आप बेताब मुझे नज़र आ रहे हैं। सब्र करें, बताता हूँ आपको। बाबू बजरंगी का रोल इस सारे सिनेरियो के अंदर ब्रूटस का है। ये हरेन पांड्या और केशुभाई पटेल के भी बहुत करीब था, और वजूभाई वाला के भी बहुत करीब, और ये हरेन पांड्या को मिसगाइड कर रहा था। लेकिन अंदर से इसको ये पता था कि ये क्योंकि रिफ्ट चल रही है, तो इसने भी ये फैसला किया कि क्यों ना पांड्या को रास्ते से हटा दिया जाए, और उसके बाद इनकी इन फाइटिंग के अंदर जो बेनिफिट होगा उस फायदे को वजूभाई पटेल और बाबू बजरंगी उठाएंगे। ये बाबू बजरंगी ही है जिसने हरेन पांड्या को खुद से ये चीज़ बताई कि पांड्या, नरेंद्र मोदी तुझे मरवाना चाहता है, कि पांड्या, अंडरवर्ल्ड ने तुझे टारगेट किया हुआ है। पांड्या के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को जगाने में बाबू बजरंगी का ही हाथ है, और इस सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के जागने के बाद पांड्या जो अग्रेसिव हुआ और बढ़ चढ़कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें करना शुरू हो गया, वो रीज़न यही था कि बाबू बजरंगी ने उसको प्रवोक किया था। उसको क्या पता था डेढ़ होशियार को कि बाबू बजरंगी खुद भी उसको रास्ते से हटाना चाहता है। इन तीनों को ये नहीं पता था कि गाजी को बलूचिस्तान से सिंध रिपोर्ट करने का कह दिया गया था। ये तकरीबन नवंबर 2002 की बात है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा कि मेरा रेगुलर ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन जब मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट किया तो उन्होंने फिर मुझे ब्रीफिंग देना शुरू की,
और इस सारे सिनेरियो को, जो एक खिचड़ी से कम नहीं था, मुझे समझाया और हमारे 3 प्राइम टारगेट्स पिक हुए। नंबर 1 बता नहीं सकता, नंबर 2 बाबू बजरंगी, नंबर 3 हरेन पांड्या। अब बात आ गई कि मुझे गुजरातियों से मिलता जुलता नज़र आना था, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क था। मुझे 30 दिन का टाइम दिया कि मैं वेट को शट करूं और अपने आप को जितना मैं गुजरातियों का कज़न जाहिर कर सकूं उतना करूं। दिसंबर के अंदर अब्बास पटेल गुजरात में दाखिल होता है। कहाँ से होता है सोचें। अब्बास को हमारे लोकल हैंडलर जो वहाँ मौजूद थे अहमदाबाद की तरफ लेके जाते हैं, और अहमदाबाद पहुँचने के बाद हमें इंटेल प्रोवाइड होती है जिसमें पूरे के पूरे फ़ोन रिकॉर्ड्स बाबू बजरंगी, बड़े साहब और हरेन पांड्या, इन सब की सारी कम्युनिकेशन हमें कॉपी होना शुरू हो जाती है। यहीं अब्बास को ये भी बताया जाता है कि ये 3 पार्टीज़ हरेन पांड्या को टारगेट करने के अंदर लगी हुई हैं और हम उनकी कम्युनिकेशन को भी सुनना शुरू हो जाते हैं। एक सेकंड, आप सोच रहे होंगे ये अब्बास पटेल कौन है? कौन है भाई ये अब्बास पटेल? मैं बताता हूं आपको। मेरे डॉक्यूमेंट्स अब्बास पटेल के नाम से थे। मैं दिसंबर 2002 से लेके एंड मार्च 2003 तक अब्बास पटेल था। अच्छा नाम है ना? मिल जाएगा आपको। सीबीआई के रिकॉर्ड्स के अंदर देखें तो अब्बास पटेल की कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगी। सारी सिचुएशन, सारी मूवमेंट्स को एनालाइज किया और 15 दिन गुजारने के बाद अब्बास पटेल गुजरात से गायब हो गया और मैं वापस आ गया। फरवरी 16 को अब्बास पटेल दोबारा अहमदाबाद में अपीयर हुआ और इस बार मैं फाइनल रैकी के लिए वहां पहुंचा। अपडेट्स आ चुकी थी कि सोराबुद्दीन शेख अहमदाबाद पहुंच चुका है। प्रजापति और उसके 4 आदमी भी हरेन पांड्या की रैकी के ऊपर पहुंच चुके हैं। हरेन पांड्या इस वक्त बिल्कुल पैरानॉइड हो चुका था। उसको पता था कि उसको किसी वक्त भी टेक डाउन किया जा सकता है। जेंटलमैन आदमी था। अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज। सुबह उठता था, गर्म पानी पीता था और वॉक के लिए लॉ गार्डन के अंदर चला जाता था। वहां गिन के 4 किलोमीटर वॉक करता था और फिर बाहर जो पाथवे है वहां चलता था, लोगों से मिलता था, वापस अपनी गाड़ी में आके बैठता था और घर आ जाता था। तकरीबन 6 बजे वापस अपने घर आता था, नाश्ता करता था और फिर अपनी डेली रूटीन को स्टार्ट करता था। पांड्या साहब कोई भी चीज़ हर रोज़ एक ही सिमेट्री में नहीं करते जब आपके इतने ज़्यादा दुश्मन हों। मैं पांड्या को इस वक्त आराम से मार सकता था और बल्कि उनके जो 3 शूटर जो उसके पीछे लगे हुए थे उनको भी मार सकता था, लेकिन अभी वक्त नहीं आया था। अब्बास पटेल वापस चला जाता है एंड फाइनली 25 मार्च को दोबारा अहमदाबाद में आता है। देखें, किसी भी कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: द मर्डरर, द विक्टिम, द मोटिव ऑफ मर्डर, द इंस्ट्रूमेंट, द वेपन ऑफ मर्डर। हरेन पांड्या की असैसिनेशन के अंदर इन 4 में से सिर्फ एक चीज मौजूद थी: द विक्टिम। बाकी किसी चीज का आज तक किसी को कोई पता नहीं है। 27 मार्च की सुबह 4:30 बजे पांड्या अपनी मारुति में सफेद
अपने घर से प्रॉपर गियर के अंदर जॉगर्स पहन के वॉक करने के लिए लॉ गार्डन की तरफ बढ़ता है। 3 में से 2 पार्टीज, सोहराबुद्दीन शेख और प्रजापति, जिनको ये नहीं पता आपस में कि दोनों एक ही टारगेट के पीछे जा रहे हैं, वहां मौजूद होती हैं। लेकिन इन दोनों को ये भी नहीं पता कि मैं वहां इनसे पहले मौजूद था। जुर्रत है नुमू की तो फजा तंग नहीं है, ऐ मर्द खुदा मुल्क खुदा तंग नहीं है। ऑल लैंड इज अल्लाह's लैंड। ये सब जमीन रब्बे कायनात की है। हम जहां कदम रखते हैं वहीं से हमारी सरहद शुरू होती है। अहमदाबाद, गुजरात, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोकना है, रोकोगे, रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकोगे तो मजा नहीं आएगा। बता के आए, बता देते हैं। तैयारी पकड़ोगे, पकड़ कर रखना। पांड्या, तुम जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। अब जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है उसके इंतजार को खत्म करो। सुबह 5:30 बजे का टाइम, लॉ गार्डन, अहमदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड से होता हुआ मैं अपनी मखसूस जगह पर जाकर पांड्या का इंतजार करना शुरू हो गया। मुझे पता था पांड्या वक्त का पाबंद है और आज तो मौत उसको लेने आई है। आज कैसे वो लेट हो सकता है। इतने में मैंने देखा कि दरवाजे से पांड्या अंदर ट्रैक के ऊपर आ रहा। मैं अपनी जगह पे बैठा रहा। आज दिल कर रहा था कि देखूं कि मौत आगे बढ़कर पकड़ती है या मौत की तरफ आप खुद खींचे चले आते हो। 1-2 मिनट गुजरने के बाद इस चीज का एहसास हुआ कि पांड्या खुद ही मेरी तरफ चलता आ रहा था। दिल खुश भी था और दुखी भी। खुश इसलिए कि 3 महीने से जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था उसके डिसाइसिव मोमेंट्स आ चुके थे, और दुखी इस वजह से कि पांड्या तो मुझे जानता ही नहीं था। मेरे नजदीक पांड्या का ये हक बनता था कि उसको किसने मारा, क्यों मारा। क्या पांड्या मेरे से ये सवाल पूछेगा। मैं अपने दिल में ये ख्याल लिए पांड्या की तरफ देख रहा था। मेरी कैलकुलेशन में और मौत के फरिश्ते की कैलकुलेशन में थोड़ा सा वेरिएंस था। मैं थोड़ा सा डिले था, चंद सेकंड, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से पहले ही पांड्या बिल्कुल मेरे पास आ गया और मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया और पांड्या के सामने जाकर रुक गया। भाई एक बात क्लियर है, पांड्या के चेहरे के ऊपर एक रंग आए और एक जाए। यकीनन उसको मेरी आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। उसने मुझसे पूछा, आर यू हेयर टू किल मी। मैंने नीचे देखा और फिर आंखें उठाकर उसको जवाब दिया, नो। ये मेरे नो को अगर आप स्लो मोशन में करें तो पांड्या की तेज धड़कन और खौफ थोड़ी देर के लिए आहिस्ता हो गया। वो रिलैक्स हो गया, लेकिन इतना टाइम नहीं था। ये चंद सेकंड्स की बात है। और पांड्या मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखना शुरू हो गया। मैंने बोला, नो, आई एम हेयर टू टेक यू टू हेयर आफ्टर। पांड्या घबरा के बोलता है, तुम कौन हो
और मुझे क्यों मारना चाहते हो? हाय पांड्या, तूने मेरा दिल जीत लिया। मैं यही चाहता था कि तू मेरे से ये पूछे कि मैं कौन हूं और तुझे क्यों मारना चाहता हूं। मैंने पांड्या को बोला, पांड्या, नहीं करना चाहिए था जो तूने किया। ऐसे मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए था। बस यही बात पांड्या को बतानी थी। बता दी। बाकी डिटेल्स इसको मौत के फरिश्ते देंगे। वो देखें सामने कौन खड़ा है। लगता है वक्त आ चुका है। रुकिएगा, आपको स्टोरी आगे बताता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। मेरे अलावा भी चंद लोग लॉ गार्डन के अंदर पांड्या को मारने के लिए पिछले 3 दिन से आ रहे थे। मैं तो उन्हें जानता था, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। एक तो हमेशा मुझे क्यों नहीं कोई जानता। जान लोगे तो जान से जाओगे। मेरे बारे में लोगों ने ये गलत अफवाह उड़ाई हुई है, मगर यकीनन आप इसको वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। पांड्या के जमीन पर गिरने के बाद और मेरे वहां से साइड से हटने के बाद चंद लोग पांड्या की बॉडी की तरफ दौड़े। ये सोराबुद्दीन शेख था। अबे साले, 3 दिन से रेड़ी लगा के बैठा हुआ है रामखोर। जो काम करना था वो तो मैं कर गया। अब इतना भाग भाग के हलकान क्यों हो रहा है? सोराब पांड्या को गिरा पड़ा देख के बहुत घबरा गया और फौरन अपनी पिस्तौल निकालकर पैर दर पे 5 गोलियां पांड्या के अंदर डाल दी। इसके बाद नईम और सोराब दोनों वहां से भाग गए। अब बात आती है प्रजापति की। प्रजापति हर जगह लेट होता था। जब उसने पांड्या की लाश को देखा तो रहमान चिकने को फोन मिलाया। आप कह सकते हैं कि 5:45 के ऊपर लॉ गार्डन से हर तरफ कॉलें मिलाई जा रही थी। प्रजापति रहमान चिकने को बता चुका था कि काम हो गया है, जैसे प्रजापति ने पांड्या को टपकाया हो। बाबू बजरंगी के लोगों ने ये खबर बाबू बजरंगी तक पहुंचा दी थी, जिसने आगे मोटा भाई को ये खबर दे दी थी। मोटा भाई को ये खबर सोराबुद्दीन शेख भी दे चुका था, जिसने हरेन पांड्या को 5 गोलियां मारी थी। बड़े साहिब इस वक्त सो रहे थे। मोटा भाई ने फैसला किया कि बड़े साहिब को उठा के ये खुशखबरी सुनाते हैं, और उसने ये बात बड़े साहिब को उठाकर बताई कि साहिब, पांड्या का काम हो चुका है। लगता है पांड्या की मौत से सभी खुश थे और सभी क्लेम उठा रहे थे, और इस सारे 5-10 मिनट के अंदर वो ये भूल गए कि पांड्या की लाश तो लॉ गार्डन के अंदर पड़ी है। खैर 6 बजे के करीब डीजी वंजारा के लोग वहां पहुंचते हैं और पांड्या की बॉडी को वहां से उठाया जाता है। पांड्या की लाश वहां 25 मिनट तक पड़ी हुई थी। पांड्या की नस नस से खून का आखिरी कतरा भी निकल चुका था। पांड्या की बॉडी को उठाया गया और वहां जाए वकू को क्लियर किया गया। मिट्टी डालनी थी, डाल दी। ये पुलिस वाले सादा वर्दी में थे। 2-3 आई विटनेसेस भी थे जिन्होंने इनको ये बॉडी उठाते हुए देखा, और ये बॉडी उठा के बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर ले आए। इसी टाइम में अब्बास पटेल 3 फिक्टिशियस लोकल कॉल्स करता है, और उस कॉल में वो यही कहता है कि पांड्या को मार दिया गया है। बात तकरीबन 6:30 तक प्रेस तक पहुंच जाती है, मगर पांड्या की लाश तो वहां है ही नहीं।
ये बात मोटा भाई को पता चलती है। अब तक पांड्या की लाश उनके पास मौजूद होती है। वो फौरी डीजी को बोलते हैं कि वापस जाओ और लाश को वापस अपनी जगह पर रखो। लेकिन ग्राउंड के अंदर तो अब काफी रश पड़ चुका होता है। सुबह का वक्त हो जाता है, दुकानें खुल जाती हैं, लोगों ने जॉगिंग करनी होती है, काफी लोग वहां पहुंच चुके होते हैं। अब मुसीबत में फंसे हुए पुलिस वाले पांड्या की लाश को पांड्या की गाड़ी के अंदर रखने लगते हैं, क्योंकि ग्राउंड में वापस लेके जाना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन पांड्या की गाड़ी तो लॉक है, क्या करें? एक पुलिस वाला शीशे के ऊपर से हाथ डालकर शीशे को थोड़ा सा नीचे करता है और लॉक खोलता है और पांड्या को ड्राइविंग सीट के ऊपर बिठा देता है। गाड़ी के बाकी सारे शीशे बंद हैं। उसके जहन में ये चीज नहीं आती, गाड़ी के तो सारे शीशे बंद हैं और पांड्या के पाँव में जूते भी नहीं। वो उठाने, खींचने, बिठाने में उतर चुके थे। खैर, पुलिस वालों को ये समझ नहीं आती। वो पांड्या को ड्राइविंग सीट के ऊपर बिठाते हैं और 3 गोलियां हवा में चलाते हैं और उनके शेल्स को जेब में डालकर वहां से निकलते हैं। गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक, सिर्फ पांड्या वाला खुला। शीशा इतना नीचे कि बस हाथ अंदर जा सकता हो, जिससे पुलिस वाले ने लॉक खोला था। पांड्या के पाँव में कोई जूते नहीं, पांड्या के जिस्म में खून का एक कतरा नहीं, गाड़ी बिल्कुल साफ। और 7:30 बजे पुलिस की पार्टियां आती हैं मीडिया के साथ और पांड्या की लाश को ऐसे दरियाफ्त करते हैं जैसे कोलंबस ने शायद अमेरिका दरियाफ्त किया हो। वाह समझदारों! अभी तक मल्टीपल लोग क्लेम कर चुके हैं पांड्या को मारने की और एक दूसरे को खुशखबरियां भी दे चुके हैं। अब एक मुसीबत गले पड़ गई है कि पांड्या की लाश को वापस कैसे अनाउंस किया जाए। खैर, उस वक्त जो मोटा भाई को समझ आया उन्होंने वही किया, गिविंग सोराबुद्दीन शेख बेनिफिट ऑफ द डाउट कि पांड्या को इसी की 5 गोलियां लगी हैं। 2 गोलियों की आवाज पहले, 5 की बाद में, 3 की बाद में। अजीब खिचड़ी सी बन चुकी थी। पांड्या का कत्ल इंडिया की हिस्ट्री की सबसे अनसॉल्व मिस्ट्री बन चुका था। उसके बाद जब सीबीआई ने इंक्वायरी की तो ये सारी छोटी छोटी चीजें बाहर निकल के आई। फोन टैप्स आए, फोन रिकॉर्ड्स आए। अब्बास पटेल कौन, सोराबुद्दीन शेख कौन, प्रजापति कौन। किसी भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 चीजें होना जरूरी है: द विक्टिम, द मर्डरर, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्डर, द मोटिव बिहाइंड मर्डर। इसके अंदर सिर्फ डिसीज्ड ही था, बाकी 3 चीजें किसी को नहीं मिली। हर वो शख्स जो पांड्या को कत्ल करना चाहता था वो अपने सबूत मिटाना चाह रहा था कि उसका पांड्या के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, सबको पता था ये पांड्या को मारना चाह रहे हैं। डीजी वंजारा जो इस इक़दाम में इस्तेमाल हो रहा था, उसके फोन रिकॉर्ड्स। सोराबुद्दीन शेख वॉज ऑन द रन, पकड़ा गया। प्रजापति जिसने मुफ्त में ही क्लेम ले लिया कि काम हो गया है, वॉज ऑन द रन, पकड़ा गया। सोराबुद्दीन शेख और उसकी बीवी और प्रजापति को अलग-अलग पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया। आप समझते हैं कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी जो काफ़ी लोगों को फंसवा सकती थी। बाबू बजरंगी, वाला भाई, केशु पटेल, पूरा गुजरात
हरेन पांड्या के मर्डर से हिल गया और किसी न किसी तरीके से फंस गया और आज तक फंसा हुआ है। अब्बास पटेल को आज तक ढूंढा जा रहा है। मिल गया होता इनको, कोई बड़ी बात नहीं थी, बाकी भी तो मिल गए थे। अगर अब्बास पटेल एग्जिस्ट करता होता। अगर तो तुम मुझे जानते हो और नहीं जानते तो ये मेरा फेलियर है, क्योंकि तुम मुझे मिल भी गए, मैं फिर भी तुम्हें अपना इम्प्रेशन सही नहीं दे सका, फिर भी तुम्हारे माइंड में डाउट रहे। और अगर तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मुझे जानते भी हूँ कि मैं क्या हूँ, तो ये तुम्हारा फेलियर है। सारी इक्वेशन कौन हूँ और क्या हूँ की है, इसको फॉर्मूले में डालो, सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हरेन पांड्या ने तो मरना ही था, उसकी अपनी हरकतें कुछ ऐसी थी, काफी लोग भी उसे मारना चाहते थे। मैं तो सिर्फ एक वजह बना। सराबुद्दीन शेख ने दरमियान में जब वो पकड़ा गया ये बोल दिया कि मैं जब हरेन पांड्या के पास पहुंचा तो उसको पहले 2 गोलियां लग चुकी थी। मरा था या नहीं मरा था ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या आप गाजी की कैपेसिटी को डाउट करेंगे? अगर करेंगे तो अपने रिस्क पे कीजिएगा। मैं इस वक्त दूरबीन से आपको तो नहीं देख रहा, लेकिन टीटीपी के जहन्नुम के कुत्ते, ख्वारिज, टेररिस्ट, इंसानियत के नाम के ऊपर धब्बा मुझे मेरी दूरबीन में नजर जरूर आ रहे हैं। शाम 5:30 बजे का वक्त है, अगस्त का महीना 2022। लगता है कोई दावत चल रही है। रुकिएगा देखूं, रुके जरा देखने दे खाना क्या बन रहा है। अरे यार, लाहम मंदी, वेरी गुड, खाना तो बहुत अच्छा बन रहा है। चलें थोड़ी देर रुकते हैं, खाने को सर्व होने दें, फिर जाके जंगल में मंगल करेंगे। और फूलन देवी से इंस्पायर्ड उमर खालिद खुरासानी से मुलाकात कराते हैं आपकी। Stay connected to Saryas.com। गाजी, गिन कम, मार ज्यादा। A series by Saryas।